आवाज इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आवाज विशेष इस कार्यक्रम में मैंने हमेशा ही आपको ऐसे खास विशेष व्यक्तियों से मिलाया है और उनकी विशेषताओं से आपका परिचय करवाया है। ऐसे ही एक खास व्यक्ति आज हमारे साथ बैठे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी जरूर। लेकिन क्या है ना, हम जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव और इतने मोड़ आते हैं तो कभी हंसना कभी रोना ये लगा ही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी हंसते हैं और औरों को हंसाना यही उनकी जिंदगी होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हम उनके पास आए हैं, उनका नाम है सुनील पाल। आप सभी जानते ही होंगे सुनील पाल, कौन नहीं जानता सुनील पाल को। एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर और एक फेमस पर्सनालिटी। कई सारी मूवीज में देखा है आपने इनको, कई सारे छोटे से बड़े हर एक कैरेक्टर्स में देखा है, स्टेज परफॉर्मेंस में देखा है। और स्टार वन पे एक बड़ा ही फेमस शो आता था, द लाफ्टर चैलेंज, जो कि सबसे पहला कॉमेडी शो था और उसके पहले विनर सुनील सर थे। आइए इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर वेलकम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आवाज़ इंडिया का, जो मोहतरमा मेरे साथ में बैठी है, जो होस्ट कर रही है, जो एंकर है, जो संचालिका है, जो सूत्रधार है। ये भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही कम उम्र में आज पूरी इंडिया में इनका बच्चा बच्चा नाम जानता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा था जोक सर, मयूरी। मयूरी। तो मयूरी, तुमने फिर एंकर की शुरू क्यों की? क्योंकि असली सेंटेंस तो नाचे मयूरी है, तो आपको नाचना चाहिए था। नहीं, वो मैं इसके बाद कर लूंगी सर। लेकिन ऐसा हो रहा है कि आप पेट पिला, हमारे सवाल फिलहाल मुझे पूछने हैं। तो सर, जैसे कि मैंने अभी कुछ कहा था कि बच्चा पैदा ही रोते हुए होता है, लेकिन आपके बारे में मुझे ये डाउट है, आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत? आप हंसते हुए पैदा हुए थे या रोते हुए? मुझे हल्का सा डाउट है कि मैं शायद हंसता हुआ पैदा हुआ या रोते हुए पैदा हुआ। मुझे लगता है कि मैं जाहिर सी बात है हंसते रोते पैदा हुआ होगा। ये कैसा होगा? इसी वजह से मेरी जो जिंदगी है, कभी हंसना कभी रोना चलते रहता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी का फलसफा मैं माँ के पेट से ही लेकर आया था। बिल्कुल। और आज सारी दुनिया को आप हंसा रहे हैं। सर, थोड़ा हम जान सकते कि हंसते हंसते रोना ये मतलब एक्शन में कैसा लगेगा सर? देखिए क्या है कि खूबसूरत लड़की को देख के आदमी हंसता है। अच्छा। और बीवी को देख के रोता है। तो यही तो आपको हमेशा देखने मिलेगा। बिल्कुल, यानी बीवी को शादी के पहले देखकर हंसता है। हाँ, उसके बाद जिंदगी में रोता है। सर, जितने शादीशुदा लोग बेचारे समझ रहे होंगे इस बात को। होपफुली। सर, मैं सवाल में ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ये कहा जाता है कि जैसे कि काफी सारे कॉमेडियंस को हमने देखा, मेरा नाम जोकर ये मूवी देखी है, जिसमें हमेशा से ही हमने ऐसा जाना है कि जो इंसान दुनिया को हंसाता है उसके भीतर भी कुछ गम होता है। तो उसकी ज़िंदगी कई स्ट्रगल से गुजरी होती है। कई बार ऐसे सिचुएशंस में होता है कि अंदर कहीं तो दर्द छुपाया है, लेकिन बाहर से हंस रहा है और हंसा रहा है। आपकी ज़िंदगी किस तरह से शुरू हुई? आपका बचपन, जो कि छिंदवाड़ा वर्धा ज़िले में आता है, वहाँ पे आपकी पैदाइश हुई, तो बचपन कैसा रहा? क्या बचपन से ही हंसते हंसाते रहे? क्या दोस्तों में किस तरह से आपका बिहेवियर रहा, आपकी पहचान रही? सवाल आपने 7-8 कर दिए हैं। जी बिल्कुल। तो एक एक करके जवाब देता हूँ। बिल्कुल। जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक कॉमेडियन जो है होता है वो भी एक इंसान होता है। उसका काम हंसाना होता है। जैसे आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप होस्ट हैं, बट आप होस्टिंग के बाद फिर एक इंसान है। आप किसी की सुपुत्री हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो किसी के दोस्त हैं। तो हम वहाँ पर वैसे ही होते हैं, अपना काम वहाँ पर बीच में नहीं लाते हैं। तो वैसे ही हमारे परिवार में, अपने नॉर्मल ज़िंदगी में हम भी किसी के दोस्त हैं, किसी के पुत्र है, किसी के पति है, किसी के पापा है, किसी के बेटे हैं। तो ये सारी ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में भी ये सारे रूप हमको नेचुरल तरीके से ही निभाने पड़ते हैं और हम निभाते हैं। तो कॉमेडियन होने का और किसी और क्षेत्र के होने का जीवन के अदर क्षेत्रों में या अलग लाइफ में या अपनी ओरिजिनल लाइफ में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते जैसे नॉर्मल बाकी लोग जीते हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? आपका बचपन कैसा था? कैसे स्ट्रगल करना पड़ा आपको बचपन में? एक बड़ा अभिनेता जो आप आज बने हैं, एक्टर, कॉमेडियन, ये बनने के लिए आपकी शुरुआत कैसे थी? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में।
जी बल्लारशाह में, बल्लारशाह चंद्रपुर में छोटा सा गांव है मुरसा में जन्म हुआ मेरा। फिर बल्लारशाह में हम लोग आए, किसान परिवार में थे। फिर पिताजी को रेलवे में नौकरी लगी, दादाजी भी रेलवे में थे, तो हमारे पास रेलवे क्वार्टर था, तो हम बल्लारशाह में आए। फिर बल्लारशाह के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, वहीं से फिल्में देखने का शौक़ शुरू हुआ। बहुत फिल्में देखता था मैं वहाँ पे दिलीप टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़ में जी। और स्कूल जाते जितने भी फिल्म के पोस्टर होते थे मैं वहाँ रुक जाता था। कहीं पान ठेले पे गाने बज रहे तो पान की दुकान पे तो गाने बज रहे तो मैं वो गाने सुनता बैठता था। तो मुझे वो अट्रैक्शन था, पोस्टर देख के मैं एक भावुक हो जाता था। एक मुझे उसमें कुछ उस पोस्टर में जाने की इच्छा होती थी चिपक आपको? जाता था, हाँ, कि यार ये क्या है, कुछ है। वीडियो लाइब्रेरी के पास में अक्सर चक्कर लगा लेता था दिन में एक बार। स्कूल में नहीं जाते थे? आपको इंटरेस्ट था स्कूल जाने का? स्कूल में भी जाता था, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था मुझे। मैं स्कूल के टाइम में भी मौका मिला था तो गाने गुनगुनाता था। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल बंक करके आप मूवीज देखने चले गए? बहुत बार। और फिर उसके बाद डांट पड़ी घर बहुत पर? ज़्यादा डांट पड़ती थी। और जब उन दिनों तो आप तैयार रहते थे कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, बाद में डांट तो पड़ने वाली है? हाँ, ये बिल्कुल पता था और वो डांट पड़ती भी थी, क्योंकि घर में और परिवार को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यार लड़का बिगड़ रहा है। कला गुणों की तरफ जाना मतलब उस जमाने में लड़के का बिगड़ना होता था कि यार ये गाना गाता है, गंदा लड़का है, गाने गाते फिरते रहता है, जी, एक्टिंग करते फिरते रहता है, यानी इससे कुछ काम नहीं है, हिप्पी बाल बना के घूमता है ये। तो आप स्टाइलिश थे बचपन में? हाँ, फिल्मी कलाकारों देख के मैं राजेश खन्ना टाइप के बाल कटा लेता था, अमिताभ बच्चन टाइप के, मिथुन चक्रवर्ती टाइप के बाल कटा लेता था। तो वो सब देख के बाकी रिश्तेदार सोचते थे कि अपने परिवार में या अपने बच्चे में या आजू बाजू वाले सोचते थे कि इसको अपने बच्चों के साथ खेलने मत दो, ये इस टाइप का काम करता है तो अपने बच्चे भी इसी टाइप के बिगड़ जाएंगे। तो वो तो उस वजह से माँ बाप का चिंतित होना या डांटना बिल्कुल स्वाभाविक था कि यार अगर हम डांटेंगे नहीं तो ये ऐसे। फिर गणपति के सीज़न उस वक्त हमारे 80s के पीरियड में गणपति का उत्सव जो है वो आज से ज़्यादा अच्छा मनाया जाता था जी। उस वहाँ वक्त पर स्टेज परफॉर्मेंस होते थे? मतलब कहीं पर भी गणपति का पंडाल अगर लगता था होता था तो कलाकारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती थी। ऑर्केस्ट्रा आते थे, जादू के प्रोग्राम होते थे, डांस के प्रोग्राम होते थे, सिनेमा लगता था स्क्रीन पे, छोटे से स्क्रीन पे। वो आज के ज़माने में सब खत्म हो गया, तो सब डीजे वाले ने सब छीन लिया। सब डीजे लगा देते हैं, जब सब डीजे वाले बाबू का राज है। आरती भी डीजे होती है, डीजे पे आरती होती है, वो और सब लोग विसर्जन भी डीजे पे कर लेते हैं। उस ज़माने में रियल ढोल ताशे ये वो भजन, मतलब 10 दिन एक फेस्टिवल हुआ करता था। तो मुझे जब पता चलता था कि मेरे एरिया से कहीं 5 किलोमीटर दूर गणपति में आज वो पिक्चर दिखाने वाले हैं जी, तो मैं वहाँ जाता था देखने के लिए, और रात को लेट आता तो हमेशा पिटता था। फिर कहीं जाके पता था कोई नाटक आने वाला है, एक बार पिटने के बाद भी दूसरी बार जाने की तैयारी होती थी। क्योंकि वो चीज़ जो थी मुझे अट्रैक्ट करती थी, मुझे बुलाती थी। स्कूल में कैसे थे? स्कूल में हमने सुना कि आप मिमिक्री करते थे टीचर्स की, और मिमिक्री की शुरुआत मुझे लगता है आपकी वहीं से हुई होगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बचपन से फिल्में देखने का शौक था, फिल्मी कलाकारों की आवाज़ें निकालता था, तो ये मुझे आ गया था कि मैं आवाज़ें निकालता हूँ, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ। कहीं किसी गणपति के प्रोग्राम में डांस कर लिया, कहीं माइक पकड़ के कुछ डायलॉग बोल दिया, कहीं कुछ गाना गा दिया। यानी आप दीवाने थे पूरे? दीवाना था। तो मैं मेरे स्कूल के बाहर से रास्ते में टॉकीज पड़ती थी, तो मैं थिएटर में के बाहर, सिनेमा टॉकीज के बाहर कान लगा के डायलॉग सुनता था। वो प्रीमाइसेस में जितने भी मैं थिएटर की स्कूल टीचर्स की जब मिमिक्री की उस वक्त क्या रिएक्शन रहा? स्कूल में भी डांट पड़ी कभी? कोई टीचर नाराज हो गए, कुछ याद है आपको ऐसा? हाँ, वैसे टीचर तो कुछ नाराज नहीं हुए। मैं स्कूल में भी ये सब चीज़ों में भाग लेता था, डांस करना, गाना गाना, भाषण स्पर्धा में भी मैं भाग लेता था। और तो मैंने ये पाया है कि बचपन से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहा है बनस्पत पढ़ाई के। लेकिन पढ़ाई भी ठीक ठाक रही, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मैं। उसमें कुछ घर के हालात भी जिम्मेदार थे कि इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं थी कि हम आगे पढ़ाई कर सकें। सक्षम परिवार नहीं था। सक्षम परिवार नहीं था जी, यानी स्ट्रगल करके ही ऊपर आए। सर, आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था? आप सिंगर बनना चाहते थे? हाँ, तो हम चाहेंगे उस बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत गाकर हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। तो बचपन में जो मैं गाने गाता था वो सब बहुत सारे गाने मेरे मतलब गाने का शौक़ था मुझे। उसमें मैं शब्बीर कुमार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन जी आज भी हूँ, तब भी रहता। तो वही गाना सुना देता हूँ मैं जो मुझे पसंद था। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने
को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। बिल्कुल इसी तरह से सुनील सर ने हमेशा से ही लोगों के छोटे मोटे गम को भुलाया है और उनको हंसाया है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हंसते हुए आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा हुआ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज विशेष और विशेष व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं सुनील पाल जी। सुनील सर, जाते जाते गाना हमने गाया था पीने का शौक नहीं, और आपने शराबियों पे बड़े सारे कंटेंट्स बनाए हुए हैं। मेरा फेवरेट गाना शबीर साहब का ये रहा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। तो देखिए दोनों चीजें मेरे लाइफ में कितनी सेट बैठी बाद में कि पीने का मुझे शौक नहीं है, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं बिना बेड़ों की एक्टिंग करता हूँ बिल्कुल लोगों के गम भुलाने के लिए। बिल्कुल। तो ये एक काफी सारे कैरेक्टर्स आप शराबियों के करते हैं, और स्पेशली रतन नूरा। जी जी। तो ये रतन नूरा कैरेक्टर आपके दिमाग में आया कहाँ से? जी, मैं जैसे 1995 में बॉम्बे आया, पहले वहाँ पे शौक पैदा हुआ तो छोटा सा गांव था बल्लार शाह, और फिर हिंगनघाट मेरी ननिहाल है ना, मेरे आजी का गांव। वहाँ पर भी कोई ऐसा खास स्कोप नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई वहाँ पर भी हुई। फाइनली मैंने 11वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा आगे, ना घर के हालात ऐसे हैं ना मेरी हालत ऐसी है कि मैं पढ़ सकूं। तो मैंने वाइंड अप किया, मैंने कहा यार काम धंधा करते कुछ, घर के हालात को भी सपोर्ट होगा। तो मैं चला गया नागपुर में। मैं ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, उन्हीं के ऑफिस में सोता था वहीं पे, जस्ट लाइक ऑफिस बॉय था। और टाइम मिलने पे मैं उनके साथ में ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग और गाना भी गाता था और कॉमेडी भी करता था। और साथ साथ में मेरा परिवार। सर उस वक्त आपकी उम्र हार्डली 17-18 होगी? 17-18 साल, बराबर, करेक्ट। और उसमें उस टाइम में मैं वहाँ पर जब रहता था तो मेरे को परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो परिवार के ध्यान रखने के लिए फिर मुझे वहाँ पे नागपुर में जो 3 चक्के वाला रिक्शा है, पैडल रिक्शा, वो मैंने 1.5-2 साल वहाँ पर चलाया। आपने रिक्शा भी चलाया ना? रिक्शा चलाया। झुमका वाकर वहाँ पर बाजू में था, वहाँ पे खाना भी खाता था। तो सस्ता खाना मिलता था, 2-2.5 रुपये में अच्छा खासा मिल जाता था। पिटला और भाकरी जो मिलते हैं ना, झुमका। तो ये तो, और बाकी फिर ऑफिस का काम, फिर ऑर्केस्ट्रा के जो सेटिंग लगाना है वो निकालना, उसका काम, कपड़े प्रेस करना, जस्ट लाइक मतलब आपने बहुत सारे ऐसे भी काम किए और इसको कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उसके पहले गांव में भी मैं जब हफ्ते में एक बार छुट्टी होती थी स्कूल से, रविवार की छुट्टी, तो मैं आठवड़ी बाजार में असिस्टेंट करके सब्जी वाले का असिस्टेंट बन जाता था। तो शाम को वो 5 रुपये देता था मुझे और सब्जी दे देता था, बची वाली सब्जी, तो वो मेरे घर के काम आ जाती थी। तो सब्जी का सपोर्ट हो जाता था। मुझे लगता है कि उस समय जिन्होंने आपको देखा होगा, जिनके साथ आपने काम किया, उन्होंने जब आपको टीवी पर देखा होगा इतना बड़ा कलाकार बनने के बाद, बड़ा प्राउड फील करते होंगे। नहीं, वो तो बात सही है, बहुत सबकी दुआ ही है। मेरे अंदर तो कोई खास बात है नहीं, सब परमात्मा की कृपा है, दुआ है। ये किसी ना किसी की बस वो दुआ ही है, माता पिता की दुआ है ये सब। तो शुरू हफ्ते में एक बार जब वो आठवड़ी बाजार होता था वो करता था, और सुबह के टाइम में डबल रोटी बेचता था। वहाँ पे डबल रोटी का एक, यहाँ पे जैसे पाव बोलते ना, वहाँ डबल रोटी बोलते हैं, जो चाय के साथ लोग खाते हैं, डबल रोटी ब्रेड। तो मोहल्ले में जाके मैं बेचता था। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। तो मेरा ये ऐसा बचपन बीता, तो मुझे मेहनत करने की शुरू से आदत थी, और इज्जत ना पाने की भी आदत थी। मतलब कहीं कोई धुतकार रहा है, कोई कुछ, क्योंकि सेल्समैन तो था ही, तो लोग डबल रोटी सीखे तो कोई बोलते थे चलो जाओ ऐसे, कोई सोचता था अरे नहीं भैया, अरे हर तरह का, सब तरह के लोगों के साथ शुरू से स्ट्रगल की का एक
आदत हो गई। मेंटेलिटी स्ट्रगल की थी कि भैया कहीं भी जाके स्ट्रगल कर सकते थे। जब बॉम्बे में 1995 में तो यहाँ पर कोई पहचान का था नहीं। आप अकेले आ गए जी थे? अकेला आ गया था मैं, और जेब में 100-150 रुपये थे, वो लेकर आ गया था मैं। और एक ऑर्केस्ट्रा के मेरे सीनियर कलाकार हैं जो ऑर्केस्ट्रा 7 कलर में काम किया करते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, उनका एड्रेस लेकर आया था। मतलब इत्तेफाक से वो मिले नहीं मुझे, सांता क्रूज में थे वो। तो पैदल जब एक चाय की दुकान पर पहुंचे, मुंबई क्या है, कैसे, किधर से जाना है, सब पता? कुछ नहीं पता जी, तो आ तो गया था। मैंने कहा चलो मेरे को दोस्त मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपोर्ट मिल जाएगा ऐसा लगा मुझे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो बेचारा था नहीं वहाँ पर, कहीं गया था। तो चलते थे चाय की दुकान पे आया, एक सांता क्रूज शमशान भूमि के सामने चाय की दुकान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ से आए? मैंने कहा नागपुर से। तो इत्तेफाक से वो चाय वाला भी नागपुर से निकला। उसने बोला कि इसी बाकड़े पे रहो, यहीं काम करो, पहले अपने आप को तैयार करो, फिर स्ट्रगल करते रहो बचे हुए टाइम में। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में डोर टू डोर फोन करता था। तो वहीं चाय की दुकान पे कैरेक्टर आते थे बहुत सारे, कोई बंगाली आ गया, कोई सिंधी आ गया। तो ये रतन नोरा भी वहीं आते थे, ऑब्जर्व करते थे लोगों को। तो रतन नोरा भी पी के टाइड वहीं पे आते थे। बाजू में खाने का होटल था, हम जहाँ खाना खाने जाते थे, जंबो होटल, वहाँ पर भी आते थे। तो उनका नाम रतन नूरा ही था? रतन नाम था, मैंने रतन नूरा मैंने खुद बनाया उनका नाम, जो करता है काम खत्म पूरा। लेकिन वो स्टाइल जो है वो मैं उनकी थी। तो एक वो कह सकते कि साधारण जो शराबी आदमी होता है, जो एकदम जिसको वो 15 किलो का वजन, बस ऐसा था। लेकिन देखिए जिंदगी में किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। उस आदमी को जो समाज के लिए किसी काम का नहीं था, आज मेरी पहचान बना गया। बिल्कुल, पहचान बन गई। और किसी भी कैरेक्टर को लेकर एस्टैब्लिश करके बनाना, ये अपने आप में एक बड़ी कला है। नमस्कार, मैं सरिता सुनील पाल। दुनिया में सभी इनको मशहूर कॉमेडियन के रूप में जानते हैं, पर मैं इनको कॉमेडियन की तरह बहुत कम देख पाती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंभीर रूप से जिस तरह से वो अपने काम को करते हैं और हमारी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड टू बी हिज वाइफ। और कभी मैंने गणपति बापा को एक माल चढ़ाई थी कि मैं आपको एक छोटी सी माल अर्पण कर रही हूँ गणपति बापा, तो मुझे नहीं पता था माल के बदले मुझे पाल मिलने वाले हैं। और सफ़र जो हमारा शुरू हुआ लाफ्टर चैलेंज के विनर बनने के बाद, लाफ्टर चैलेंज विनर, बादशाह, हंसी का बादशाह, उसके बाद जब मुझे उनकी बेगम बनने का मौका मिला, तो आई एम ब्लेस्ड कि आज तक हमारा सफ़र हंसते हंसते कट जाए रस्ते चल रहा है। और इसी बीच में हमारे 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं जीवन में, सरल और प्रबल। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे पापा और मम्मी हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीता था, और उसकी वजह से उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला था। और मेरा भाई हमेशा मुझे परेशान करता है, पर फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करता है। ये हमारा सरल बच्चा सरल है, और ये हमारा बच्चा प्रबल है, सच में प्रबल है। कैसा प्रबल है, कैसा दिखाओ? सर वैसे आप सिंगर बनना चाहते थे या कॉमेडियन, क्या सोचा क्या था आपने? कला क्षेत्र में आना चाहता था मैं, बाकी ये सारे शौक थे मुझे, जहाँ भी मौका मिल जाए। सिंगर भी बनना चाहता था मैं, एक्टर भी बनना चाहता था, कॉमेडियन भी बनना चाहता था। लेकिन इत्तेफाक से ऑर्केस्ट्रा में मुझे जब मैं गया तो मैंने गाना सुना, तो गाना लोगों ने सुना कि बोले अच्छा गाते हो, ओपी सिंह साहब ने कहा। फिर मैंने कहा कि मैं मिमिक्री भी करता हूँ, तो उन्होंने मिमिक्री सुनी, तो बोले यार मिमिक्री तुम ज़्यादा अच्छी करते हो, गाना गाने के लिए और भी लोग हैं, तो एक काम कर तुम मिमिक्री कर। उस जमाने में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा मिमिक्री या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए? हाँ उतना नहीं था, सिंगर ज़्यादा थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की, मिमिक्री की और कॉमेडी की, और धीरे धीरे नागपुर से फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे में भी 7 कलर, बाबला जी के ऑर्केस्ट्रा में, शो टाइम, मिलन सिंह, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, ये सब में मैं करता रहा। हमारे बंगाली भाई जो होते हैं वो कैसी बात करते हैं। देखिए मेरे से एक दोस्त मिला बंगाली भाई, ए चल तेरे को सलाम देखो चाय पिलाता हूँ। दुकानदार से बोलता है, ए दुकानदार एक बेकार दूध का चाय दो। वो दुकानदार घबरा गया, बेकार दूध का चाय? मतलब घबराइए मत, ये बिगड़ दूध का चाय मांग रहा है। कलकत्ता से जो ट्रेन निकलती गीतांजलि एक्सप्रेस वीटी के लिए, अब वो ट्रेन आगे निकल भी गई, इनको पता नहीं। 2 बंगाली भाई दौड़ रहे उसको पकड़ने के लिए, चटर्जी और चक्रवर्ती। ट्रेन आई, निकल गई। ये बंगाली भाई, जल्दी करो गाड़ी रोक, अभी चालाकी है, चक्रवर्ती जल्दी करो, ये सला जल्दी पकड़ो, तू जल्दी कर, धोती छोड़, घुस गया एक आदमी।
क्या है? क्या है? हम कितनी देर से आवाज करता गाड़ी रोकता नहीं? बोले तू आ गया ना, हमको नहीं जाना है, उसको ही जाना, तो नीचे दौड़ रहा है। हम तो उसको छोड़ने आए थे दादा। कीड़े क्या? कीड़े? कीड़े मतलब क्या है? कीड़े मतलब यही सब। तुम अभी हमको साला गाड़ी रोको, नीचे साला दौड़ रहा है, उसको जाना है। एक काम कर, चैन खींच, चल चैन खींच उधर। चैन खींचने के लिए उन्होंने हाथ ऊपर बढ़ाया, ऊपर से चाटा पड़ा। कौन मारा रे? हमको साला चाटा मारा। साला कौन मारा देखता बाद में। फिर एक बार फिर चढ़ा, एक बार नहीं मारता, 2 बार मारता, कौन मारता साला? क्या साला बाप का मार समझे क्या? कौन है? ऊपर से गाड़ी। क्या कर रहा है तू? हम चैन खींच रहा है। चैन नहीं, आधा घंटे से हमारे पौजे का नाड़ा खींच रहा है। तो हम चाहेंगे कि रतन नूरा का एक छोटा सा कुछ आइटम अभी आप पेश अगर कर सके, हमारे दर्शक सब खुश हो जाएंगे। गणपति में करते हैं भजन और नवरात्रि में करेंगे डांडिया, और आप लोग देख रहे हैं मयूरी के साथ आवाज़ इंडिया। लव यू ऑल। भक्तजनों, भावनाओं को समझो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, सुनील पाल तो पसीना पोंछने जाएगा, लेकिन मैं कुछ भावनाओं को समझो। भिखारी यहाँ भीख मांग रहा है और उसकी महबूबा भिखारिन कहीं और भीख मांग रही है, तो भिखारी भीख मांगते हैं इसे याद कर रहा है। अजनबी तो भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों पे जी रही है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आवाज विशेष में। हम बात कर रहे हैं हमारे विशेष कलाकार सुनील पाल इनके साथ। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने छोटे से छोटा काम करके अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाया, किसी काम को कभी छोटा नहीं समझा, लेकिन जब आप बड़े आदमी बन गए, फाइनली एक बड़े आदमी के तौर पर आज लोग आपको जानते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला लाफ्टर चैलेंज, तो उसका सफर कैसा रहा? ऑडिशंस में क्या इजीली आप अंदर जा सके या वहां पर भी स्ट्रगल करना पड़ा? बॉम्बे में जब मैं आया तो मेरी शुरुआत तो ऐसे हुई, फिर धीरे धीरे मुझे जॉनी लीवर साहब जी, जो मेरे गुरु हैं, अच्छा, हमारे आपके प्रेरणा गुरु- स्रोत या जी। उनको देखकर काफ़ी सारी चीज़ें हम सभी ने सीखी है। तो जॉनी भाई से मिलने की कोशिश करता रहा। तो हमारे बगल में एक डांस मास्टर रहते थे, वीरू कृष्ण जी, उन्होंने मुझे जॉनी भाई से फ़ोन पे बात करवाई। फिर मैं उनसे मिला तो जॉनी भाई के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे टाइम वो दे सेलिब्रिटी थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे से मिलते रहो, लेकिन एक काम करो, तुम मेरे छोटे भाई से मिलो, जिमी मोजेस। तो जिमी मोजेस जो उनके छोटे भाई, जो कि बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जी, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उनके घर पे भी सभी कॉमेडियंस सभी हैं। कॉमेडियन है, बेटी भी अब कर बेटी रही भी है, जी। बहुत अच्छा कर रही है। तो तब बेटी नहीं करती थी, जब छोटे बच्चे होते थे। जिमी भाई करते थे। तो उन्होंने कहा कि जिमी मोजेस, जो जिमी मेरा छोटा भाई है, जिनको प्यार से वो अभी कहते हैं, तो अभी से मिलो और अभी मिलो, इसी वक्त मिलो, उनसे मिलो और वो तुमको अपने काम में तुम्हें हेल्प करेंगे, तुमको सिखाएंगे। तुम्हें आता है काम, लेकिन तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हें थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। जी, ठीक है सर। यानी इस हीरे को तराशने का काम उन्होंने किया। तो फिर जॉनी भाई के छोटे भाई जिमी मोजेस के मैं तो शागिर्दी में चला गया। जी, तो जिमी भाई जो शोज़ करते थे बॉम्बे में, जितने भी शोज़ होते थे, मैं सब उनके सब शो में उनके साथ में जाता था। वो मुझे हमेशा अपने साथ बिठाते थे, लोगों से मिलाते थे, मेरा परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका देते थे। जब उनका परफॉर्मेंस देखता था मैं, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता था। फिर जॉनी भाई के परफॉर्मेंस देखने मिलते थे। तमाम उस परिवार की वजह से मुझे इस फील्ड के तमाम लोगों से मेरी दोस्ती हुई, सबसे मैंने सीखा और मैं आज भी सीखते रहता हूँ। तो ये मुझे वहाँ से करने का मौका मिला और आज जो कुछ भी मैं हूँ उसी परिवार की वजह से। बिल्कुल। तो लाफ्टर हाँ, लाफ्टर चैलेंज का फिर मुझे जिमी भाई का ही मुझे मैसेज आया, क्योंकि पंकज सरस्वत जो डायरेक्टर है, पंकज सरस्वत जी, वो जिमी भाई के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा शो शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारे पास जिमी साहब जितने भी आर्टिस्ट होंगे सबके मुझे नंबर दो। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा नंबर दिया और मैं गया ऑडिशन देने के लिए और मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि तुम अच्छा करते हो, पहली बारी में। और फिर लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ
और आपको याद रहेगा कि आपने सबसे पहले वहाँ पर क्या करके दिखाया था? वहाँ पर जी। वहाँ पर मैंने उनको 2-3 चीज़ें ऐसी करके दिखाई थी जो उनको पसंद आई थी। जो हमें भी पसंद आएगी सर। जैसे कुमार शानू की नकल करके दिखाई थी मैंने उनको कि भाई उस ज़माने के 90s के सुपरस्टार जी। कुमार शानू, तो मैंने कहा था कि वो कैसा बात करते हैं, कैसा गाना गाते हैं। पंचमदा के बारे में क्या बोलूँ, ही वॉज जीनियस। जब उनका गाना डाब किया तो जब गाना डाब करता था मैंने, तो जो म्यूज़िक का ट्रक था, ट्रक म्यूज़िक, हाँ ट्रैक म्यूज़िक का ट्रक था, ट्रक के अंदर जो टेम्पो था, टेम्पो में जो ट्रक था, मैं बोला यार समझ नहीं क्या क्या बात करें। तो वो जब गाना गाते हैं तो किस तरह से गाते हैं मैंने उनको सुनाया था। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा हुआ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो वो उनको पूरी बहुत बॉटल पसंद खाली है। होगी पानी पूरी की। बॉटल खाली कर देते। तो फिर उन्होंने पूछा और किसकी करते, तो मैंने कहा उदित जी की नकल करता। तो उन्होंने पूछा कि उदित जी की करके दिखाइए। तो मैंने उनको कहा सर क्या बात है, सब लोग सला क्या क्या गाना गाते हैं सला, हम जब गाते हैं तो अरे बाप रे बाप गाना सुपर हिट हो जाता है। अब देखिए क्या सोच है, एक गाना बहुत बढ़िया गाया है लेकिन ये गाना जो है आम आदमी के लिए नहीं है, एक भिखारी के लिए है। भिखारी यहाँ भीख मांग रहा है और उसकी महबूबा भिखारिन कहीं और भीख मांग रही है, तो भिखारी भीख मांगते ही इसे याद कर रहा है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों पे जी रही है। तो ये उनको बहुत पसंद आया था और वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये भिखारियों पे गाना बना हुआ है। और फिर उनको मैंने रतन नुरा भी सुनाया था कि बोले यार क्या और क्या करते हो, तो फिर मैंने कहा वक्त जनो, तो ये उनको आइटम पसंद आया, बोले यार अच्छा है, वेरी गुड। उसको कंटिन्यू रखने जी, को कहा। तो उसको फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम में डाला और जी लोगों ने पसंद किया। सर, आपने वहाँ से शुरुआत तो की, आप जीत भी गए और उसके बाद कई सारे फिल्मों में भी हमें आप नज़र आए। आपने कई सारे वर्ल्ड टूर्स भी किए हैं, आमिर खान जी के साथ भी आप गए हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा कि एक ऐसा लड़का जिसने इतने छोटे बड़े काम किए हैं, जो एक छोटे से गांव से आया है और आज दुनिया देख पा रहा है, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपको? सबसे बड़ी अच्छी बात यह है मयूरी कि मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा से, जी, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे अच्छे लोग बहुत मिलते चले गए। अच्छे लोगों ने मुझे अपने सानिध्य में रखा, उनकी महानता है। बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों जी, ने आपको जी, सपोर्ट मुझे किया। मुरानीस के पास गए मैं, सिने युग, उन्होंने मुझे वर्ल्ड टूर दिए। शाहरुख खान, जब जिनका मैं फ़ैन था, शाहरुख साहब का, आमिर साहब का, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला, उनके साथ खाने पीने का मौका मिला। 1.5 2 महीना हम लोग साथ में थे, आमिर साहब और मैं। तो ये एक मुझे कहता कि मुझे अच्छे लोग मिले, प्रभु की कृपा। जी, और उसके बाद फिर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम जी के साथ मैंने उनके साथ में मेरा एकदम घर जैसा ही था, घर जैसा आज भी है। उनके पिताजी आगम साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये एक अच्छे लोग मुझे बहुत मिलते चले गए। जिमी मोजेस मिले, जॉनी भाई मिले, अपने पंकज सरस्वत मिले। उसके बाद भी आपने ज़मीन पर पैर बनाए रखा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक सलाह दें, ऐसा कि जिस तरह से स्ट्रगल करके जब ऊपर जाते हैं उसके बाद भी किस तरह से लोगों के साथ बना रहा जाए। कोई भी कला जो है वो आदमी से जुड़ी होती है। अगर मैं कुछ भी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि एक आदमी था, एक औरत थी, एक फला था, हम एक धरती की ही एग्जाम्पल देंगे, तो हमें उसके लिए धरती पे रहना पड़ेगा, हमें उनके साथ में घुलना मिलना पड़ेगा, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। जब आप उनसे सीखोगे और वो एक्यूरेट जब प्रेजेंट करोगे तो जो सुनने वाले लोग हैं वो भी तो एक ज़मीन के ही लोग हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं हमारे बीच की बात कर रहा, हमारी बात कर रहा, हम जैसी बात कर रहे हैं, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भैया आप कोई भी कला क्षेत्र में जुड़े हैं, आपको लोगों से जुड़े रहना पड़ेगा और लोगों से हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, नए से भी और पुराने से भी। सब आपको नए लोग भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर वक्त तो होता है बातचीत को खत्म करने का, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए और नई चीज़ें करती रहनी चाहिए, तो आपने कुछ नया ऐसा कोई आइटम अगर बनाया होगा इस वक्त, तो मैं चाहूँगी उसके साथ हम यहाँ एंड करें।
अभी गणपति बाबा का हमने मेरे घर पे भी गणपति बाबा 1.5 दिन के लिए आते हैं, इसी वजह से शायद मैं दृढ़ निशाना हूँ। गणपति बाबा जब 1.5 दिन के लिए मेरे घर पे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी 1.5 दिन के लिए जब आए थे तो मोदक ख़त्म हो गया था, तो मोदक लेने के लिए मैं बाहर निकला तो एक घर पे देखा मैंने, वहाँ पर बोर्ड लगा था मोदक हाउस। तो मैंने कहा चलो इनके पास जाते हैं। मैंने डोरबेल बजाई तो खड़ो सा बुड्ढा आया। मैंने कहा सर मोदक चाहिए थी। निकलो यहाँ से, पढ़े लिखे नहीं हो? क्यों, क्या लिखा? मैंने कहा मोदक हाउस। मेरा सरनेम है मोड़क, मोड़क हाउस है ये। निकलने तो तेरे को ही मोड़क कर दूंगा। बापी लेरी साहब जो है गणपति बाबा के बहुत बड़े फैन है। मैंने कहा अभी तक कैसे हैं? सब बापा संभाल रहा है, सब बापा का काम, सब बापा ही सब काम कर रहा है, बापा के ही हाथ में सब है। मैंने कहा हाँ, बापा के हाथ में नहीं, बापा के हाथ में सब है। ए वो गणपति बापा नहीं, हमारा बेटा बापा लहरी, तो बापा के हाथ में सब। तो मैंने कहा अच्छी बात है, गणपति बापा का तो हम पूरा दुनिया ही फैन है, लेकिन मेरे घर का काम जो है बापा की कृपा से बापा संभाल रहा। मैंने कहा अच्छी बात है। एक भक्त कह रहे थे गणपति बापा से कि बापा आप सिर्फ 10 दिन के लिए क्यों आते हो, आप हमें इतने पसंद हो कि साल भर के लिए आओ। तो पापा ने कहा देखो बेटा, मुझे और भी काम है, मैं श्री गणेश हूँ, फ्री गणेश नहीं। एक दिन गणपति बाबा के चूहे ने उनसे कहा कि मैं आपकी सवारी हूँ, आपको लेकर आता हूँ, तो लेकिन मुझे भी कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी कल्याण हो। बोले जो जितना भी इंटरनेट की दुनिया है वो तुम्हारे बिना चल नहीं पाएगी। आप देखिए आज जो भी काम आपको शुरू करना है माउस के बिना चलेगा नहीं। तो माउस का श्री गणेश ही जो है वो माउस चूहे से होता है। अभी इरफान खान साहब के बारे में उनकी मिमिक्री लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो भी मुझे मिलते हैं तो बहुत फनी अंदाज में बात करते हैं। अभी हाल ही में मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा सर मुबारक हो, जुरासिक पार्क 3 के आप मेन विलन हैं। एक ज़माने में जुरासिक पार्क देखने के पैसे तक नहीं थे आपके पास, इसे कहते हैं टैलेंट। तो कहते हैं अबे टैलेंट कुछ नहीं बे, टैलेंट कुछ नहीं है, सच्चाई सुनेगा तो चक्कर गिर पड़ेगा तू, सच्चाई सुनेगा तो चक्कर आके गिर पड़ेगा तू। सच्चाई क्या है? अभी जुरासिक पार्क फर्स्ट जो थी उसका विलन कौन था? मैंने कहा उसका विलन था डायनासोर। बस उन सालों को उसी की शक्ल का आदमी चाहिए था। तो पूरी दुनिया में किया शोर, इंडिया में मिला डायनासोर। और सुनील पाल तू ज़्यादा खुश मत तो साले, तुझे ही फ़ोन आ सकता है। मुझे क्यों फ़ोन आएगा? अभी वो चिंपांजी बना रहे ना, उसके लिए तो एकदम फिट है। तो कभी कभी हमारे ऐसे भी कलाकार मिल जाते हैं। जावेद साहब एक बार मुझे मिल गए तो मैंने कहा सर नमस्ते। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है मैं ये नहीं कहता कि इंसान के अंदर टैलेंट जिसका तो तुम्हारे पास है। मुझे ये कहना है कि सही चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे और गलत चीज़ हो तो जावेद मियाँ डांट देंगे, तरीका है। मुझे लगता है कि जी अपने हिसाब से तुम जो करते हो बड़ा अच्छा है, तुम्हारे अंदर जुनून है, सुकून है, तुम्हारे अंदर खास तरह का टैलेंट है। इंसान को सिंगर भी होना चाहिए, इंसान को राइटर भी होना चाहिए, इंसान को डायरेक्टर भी होना चाहिए, इंसान को प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, इंसान को कॉमेडियन भी होना चाहिए, इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए। जैसे कि फरहान अख्तर। सर एक मिथुन चक्रवर्ती का कुछ सुनना चाहेंगे? अगर ठीक से कॉमेडी करेगा तो तुझे मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, अगर गलत करेगा तो बाम्बू के फटके मिलेंगे, समझा गया? चल निकल पतली गली से, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। अगर अच्छा करेगा तो मेरे तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कहने मतलब ये कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई खुश रहना है तो बोलो गणपति बाबा मोरिया, और दुखी रहना तो बोलो दीनू मोरिया। बात ही खत्म। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत हंसाया हमें, हमारे सभी दर्शकों को। मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा, इसीलिए आप इसे देखिए और साथ ही जब हम इसे अपलोड कर देंगे तो आप YouTube पे इसे शेयर भी करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ बांटिए और साथ ही हंसिए, हंसाइए और सबसे इम्पोर्टेंट काम देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।